हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं CM1 ए पेपर ऑफ सितंबर 2021। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ 10-year unit link contract has the following profit signature before any non-unit reserves are created। फिर आपको हर ईयर की वैल्यूज आपको दी हुई है। उसके बाद बोला नॉन यूनिट रिजर्व्स आर सेट अप टू जीरोवाइज द नेगेटिव कैश फ्लोस। तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो आपको प्रॉफिट टेस्टिंग रिजर्विंग का जो आपका थर्ड पार्ट होता है जनरली, उसमें टॉपिक आपका कवर होता है जहां पर वी सेट अप आर रिजर्व टू जीरोवाइज आर नेगेटिव कैश फ्लोस। तो आपसे पूछा डिटरमाइन द रिवाइज प्रॉफिट सिग्नेचर इग्नोरिंग इंटरेस्ट एंड मोर्टेलिटी। तो ना ही आपको इंटरेस्ट कंसिडर करना है, ना ही आपको ये कंसिडर करना है कि इसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ हो सकती है। तो अगर आपने अपनी वर्कबुक स्टडी की हो तो उस वर्कबुक में आपका एज इट इज सेम क्वेश्चन है, राइट। ईयर्स और कैश फ्लोज विल बी डिफरेंट, अदरवाइज जो पूरे के पूरे क्वेश्चन का आपका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि पास्ट में भी बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो लेट्स सी कि 3 और 4 ईयर्स का हम जीरोइज करना शुरू करते हैं, उसके बाद विल गेट द पैटर्न, राइट। तो इसमें हम करते किस तरीके से थे कि वी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड हम इस चीज पे फोकस करते हैं। हमारा मेन कंसर्न क्या है कि अगर कोई भी आपका नेगेटिव कैश फ्लो हो तो वो कहां पर हो, आपका इनिशियल ईयर में हो। अगर होता है तो सिर्फ इनिशियल ईयर में हो, उसके बाद पॉलिसी क्या हो आपकी सेल्फ फाइनेंसिंग फेज में आ जाए, उसके बाद कहीं पर भी आपको नेगेटिव कैश फ्लो नहीं दिखना चाहिए। तो पॉजिटिव कैश फ्लो से या इवन जीरो कैश फ्लो से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम कब है, जब देर आर मल्टीपल नेगेटिव कैश फ्लोज, या फिर अगर एक नेगेटिव कैश फ्लो है बट वो फर्स्ट ईयर का नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज अ केस जहां पर दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही है कि आपके नेगेटिव कैश फ्लोज भी है और वो फर्स्ट ईयर के अलावा बाकी ईयर्स में भी आपके स्प्रेड आउट है। तो हम क्या करते हैं, हम लास्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। वी ओनली फोकस ऑन दोज कैश फ्लो जो नेगेटिव है, क्योंकि उनके लिए आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। तो टाइम 10 पे वी हैव पॉजिटिव कैश फ्लो, इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइम 9 पे वी हैव पॉजिटिव कैश फ्लो, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइम 8 पे वी हैव नेगेटिव कैश फ्लो ऑफ -1। तो 8th ईयर के एंड पे आप देख रहे हो कि आपका -1 का नेगेटिव कैश फ्लो है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए इस 8th ईयर के बिगिनिंग में, मतलब टाइम 7 पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। जब हम रिजर्व रखते थे तो इंटरेस्ट मोर्टेलिटी में सब कुछ कंसिडर करते थे, बट क्वेश्चन में साफ बोला हुआ कि इंटरेस्ट और मोर्टेलिटी का जो आपका एलिमेंट है वो आपको इग्नोर करके चलना है। तो टाइम 7 पे जो मुझे रिजर्व रखना होगा वो सिंपली किसके बराबर होगा, 1 रुपी के बराबर ही होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ईयर के एंड पे 1 रुपी मेरे पास कम पड़ रहा है, तो आज मुझे कितना रखना पड़ेगा, 1 रुपी रखना पड़ेगा, और सर्टेनिटी के साथ रखना पड़ेगा, बिकॉज पॉलिसी होल्डर ना तो मरता है और ना ही हम इंटरेस्ट कमाते हैं। अब टाइम 7 पे 1 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो टाइम 7 का रिजर्व मुझे इतना रखना पड़ेगा। अब टाइम 7 का जो हमारा रिवाइज्ड कैश फ्लो होगा, नॉन यूनिट कैश फ्लो है टाइम 7, वो क्या होगा कि पहले तो 0 रुपीज आपके पास थे, उसमें से अब आपको 1 रुपए साइड रखना है, तो -1। तो आपके पास एक्चुअली इस टाइम पे कितना पैसा बचा, -1। अब टाइम 8 पे जो 1 रुपए आपको रखना था, जो रिक्वायरमेंट थी उसकी तो आप तैयारी कर चुके हो। तो जैसे ही आपका 8th ईयर का एंड आएगा आपके पास 1 रुपए होगा और खर्चा भी कितने का होगा, 1 रुपए का होगा। तो टाइम 8 पे एक्चुअली वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, 0। तो टाइम 8 का तो कैश फ्लो आपका बन गया 0, बिकॉज जितने पैसों की कमी थी उसकी तो तैयारी आप कर चुके हो। लेकिन टाइम 7 पे अब क्या हो गया, -1, 1 रुपए कम पड़ रहा है। तो टाइम 7 पे अगर -1 का आपका कैश फ्लो है तो उसकी तैयारी आपको टाइम 6 पे करनी पड़ेगी, है ना। तो टाइम 6 पे आपको 1 रुपी का रिजर्व रखना पड़ेगा, बिकॉज इस ईयर के एंड पे आपको 1 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो अब अगर टाइम 6 पे आपको एडिशनली 1 रुपीज और साइड में रखने हैं, तो आप अगर टाइम 6 का अगर आप कैश फ्लो देखोगे नया, तो क्या होगा भाई, पहले से आपके पास टाइम 6 में 1 रुपी कम पड़ रहा था, -1 था। ऊपर से आपको अब 1 रुपी और साइड रखना है, -1। तो आपके पास टाइम 6 पे अब कैश फ्लो क्या बचा, -2 बचा। और टाइम 7 का कैश फ्लो क्या बन गया होगा, 0 बन गया होगा। क्लियर। अब टाइम 6 पे आपके पास -2 की कमी है, तो उसके लिए आपको टाइम 5 पे पैसा रखना होगा। तो टाइम 5 पर आपको रिजर्व कितना रखना होगा, एग्जैक्टली आपको 2 रुपए चाहिए साल के एंड पे, तो आपको 2 रुपीज रखने होंगे। तो इसके बाद टाइम 6 का जो नॉन यूनिट कैश फ्लो है वो बन जाएगा 0। और टाइम 5 का नॉन यूनिट कैश फ्लो क्या बन जाएगा आपका, आप बोलोगे 1 रुपए आपके पास था, उसमें से आपको 2 रुपए साइड रखने थे, तो -1, 1 रुपए की कमी पड़ रही है आपके पास। तो ऐसे ही आप करते रहेंगे, इसी पैटर्न को आप दोहराते रहेंगे, कब तक, जब तक आपके पास या तो सिंगल फाइनेंसिंग फेज बचे, और वो कब आए आपका, टाइम 1 पर आए। अदरवाइज आप देखोगे कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। अगर 1 तक पहुंचने से पहले आपके कैश फ्लोज ऐसे होंगे कि कहीं पर भी आपको नेगेटिव वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, तो आप वहीं पर रुक जाएंगे। या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि
नेगेटिव वैल्यू है बट वो फर्स्ट ईयर में नहीं है, उसके अलावा किसी और ईयर में, तो वहां तक आप जब तक जीरोइज करते रहेंगे जब तक आप ईयर वन तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो उसका सॉल्यूशन रेफर कर लेते हैं बिकॉज सेम प्रोसेस है आपकी। तो आप देखो कि जो रिवाइज प्रॉफिट सिग्नेचर है आपका, जो नॉन यूनिट कैश फ्लो की हम बात करते हैं, बिकॉज सीधे प्रॉफिट सिग्नेचर लिख लो आप या कैश फ्लो लिख लो, अभी के लिए बात एक ही है आपकी। तो आप देखो टाइम 10 और टाइम 9 पे हमने कहा था कि 1 1 रुपी जो आपके पास है वो तो रहेंगे, उसके अलावा जहां तक नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे थे वहां तक जीरोइज करते चले गए। टाइम 3 पे 1 बचा आपके पास, उससे पहले फिर नेगेटिव था, तो वो भी आपने क्या कर दिया, जीरोइज कर दिया। तो फाइनल जो रिवाइज प्रॉफिट सिग्नेचर आप देख रहे हो इसमें कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव कैश फ्लो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। एंड दिस क्वेश्चन वाज जनरली वेल आंसर्ड बिकॉज बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका और फॉर्मूला बेस्ड है। आपसे और कुछ नहीं चाहिए, ना ही कुछ कॉन्सेप्ट पूछ रहा है ना ही कुछ, अगर आपको उनके फॉर्मूलाज याद हैं तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे म्यू 55 60 आपसे बोल रहा है, तो आपको पता है किसके बराबर होता है, इंडिविजुअल म्यू के इक्वल। तो म्यू 55 प्लस म्यू 60। टेबल आपको यूज करने को बोला है पीएफए, तो ये वैल्यूज एज इट इज आप पीएफए से पिक कर लोगे। ये क्या आपको बोल रहा है, एनपीएक्सएन आपको बोल रहा है, तो ये क्या होता है आपका, दिस विल बी एनपीएक्स इंटू एनपीएन। तो दिस विल बी 5p55 इंटू 5p60। ये आपको सॉल्व करना आता ही है। दोनों वैल्यूज को कहां से कैलकुलेट करोगे, पीएफए से। नाउ इसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा, राइट, एन क्यू एक्स वाई का, सॉरी 2q(x1y) का, ये होता है आपका हाफ 2q आपका, सॉरी x1x 2q(x(x). तो इसको आप लिख सकते हो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2q 60 60, राइट। फर्दर इसको मिल सकता है हाफ 1 - 2p 60 60। और सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि आप स्प्लिट कर सकते हो, दिस विल बी हाफ 1 - 2p 60 मल्टीप्लाइड बाय 2p 60। और ये दोनों वैल्यूज आप किससे कैलकुलेट कर लोगे, पीएफ से कैलकुलेट कर लोगे, तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर। वैल्यूज के लिए जो फाइनल आंसर है, आप एग्जामिनर की जो रिपोर्ट है वो आप रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिकॉज आप अगर देखोगे तो जो हेल्दी सिक डेड मॉडल आपको बताया हुआ है, उसके बाद जो एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं वो बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब दीज आर द फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आप यहाँ पे आप स्टडी करते हो, और जो सबसे बेसिक एक्सप्रेशन है वही आपको क्या पूछ लिए गए हैं। तो आपको क्या किया गया था, तीन एक्सप्रेशंस आपको दिए गए थे और पूछा गया था कि इन एक्सप्रेशन में बेस्ड ऑन दिस मॉडल जो ईपीवी आपको मिल रही है उसको आपको इन वर्ड्स डिफाइन करना था। तो पहला जो आपका एक्सप्रेशन है वो एक एन्युटी का एक्सप्रेशन है, जिसमें पेमेंट आपकी टाइम टी पर हो रही है, और टाइम टी पर क्या है, आप सिक है ना। अभी जो बेसिक चीज आपको समझनी है कि अभी जो करंट एज है वो है 40, और 40 में वो हेल्दी है। फिर फ्यूचर में कब क्या होगा उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए बनाए हुए हैं। तो टाइम टी पर पेमेंट हो रही है आपकी, और टाइम टी पर आप क्या सिक हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 2000 पर एनम विल बी पेएबल। आपको प्रॉपर जो करंट एज है, करंट स्टेट है, वो भी मेंशन करनी है, कब तक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो भी मेंशन करनी है, पेमेंट का पेमेंट मिलने का मोड कैसा है, उसका स्ट्रीमलाइन कैसा है वो भी आपको मेंशन करना है। तो आप क्या बोलोगे, 2000 पर एनम पेड कंटिन्यूअसली टू अ लाइफ करेंटली इज 40 एंड इज इन हेल्दी स्टेट, सब बताओगे आप कि एक पर्सन जिसकी अभी करंट एज 40 है वो हेल्दी स्टेट में उसको 2000 पर एनम मिलता रहेगा जब भी वो सिक होगा फॉर द मैक्सिमम ऑफ 20 ईयर्स, ये भी आपको मेंशन करना है। तो जब सारे के सारे एलिमेंट जब आप एक्सप्लेन करोगे तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अगर उसमें से कुछ भी आपने बीच में मिस किया, सपोज आप ईयर मेंशन करना भूल गए, आप करंट स्टेट मेंशन करना भूल गए, कुछ भी आप अगर भूल गए तो उसमें से हाफ या 1 मार्क्स के आसपास आपको डिडक्ट होगा। बी में आते हैं। बी में आपसे क्या बोल रहा है, सेम आपका एन्यूटी है जिसमें पेमेंट है आपकी 1000 पर एनम, पर यहाँ पे बोल रहा है TP40 HH बार। तो करंटली एज 40 है और वो हेल्दी है, तो बोला जब तक हेल्दी रहेगा, जब तक हेल्दी रहेगा तब तक 1000 रुपए पर एनम आपको पैसा मिलता रहेगा। जैसे ही फर्स्ट टाइम उसने हेल्दी स्टेट छोड़ी, चाहे वो सिक हो या उसकी डेथ हो जाए, उस टाइम पे आपको एन्युटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी एन्युटी भी क्या मैक्सिमम 20 साल की है। तो 20 साल के अंदर अंदर अगर हेल्दी स्टेट से बाहर निकल के चाहे बीमार पड़े या डेथ हो जाए तो एन्युटी वहीं रुक जाएगी। अगर 20 साल तक लगातार आपका हेल्दी रहा तो 20 साल के एंड में खत्म हो जाएगी, और जब भी लगातार हेल्दी रहेगा 1000 रुपीज पर एनम के हिसाब से उसको पैसा मिलता रहेगा। क्लियर। सी में अगर हम देखेंगे, सी क्या है आपका, दिस इज अ लमसम बेनिफिट,
जहां पे आपको वन टाइम पेमेंट मिलनी है, टाइम टी पर पेमेंट मिलनी है आपकी, जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है। देखो टाइम टी पर हो क्या रहा है, 40 की एज है, हेल्दी बताया हुआ है। आफ्टर टाइम टी मतलब एज 40 प्लस टी पे हमने कहा हेल्दी है, और सॉरी 40 प्लस टी पे ही सिक, आपको बोला हुआ टीपी 40 HS, 40 पे हेल्दी है बट 40 प्लस टी पे आपको सिक हुआ, और 40 प्लस टी पे ही टुक अ ट्रांजिशन फ्रॉम सिक स्टेट टू सम अदर स्टेट। तो जो इंटेंसिटी यूज की गई है वो है न्यू, और न्यू किसकी इंटेंसिटी है, सिक्स से डेड मूव करने की, राइट। तो एट एज 40 प्लस टी उसका क्या हुआ, सिक्स से उसकी डेथ हो गई। तो इस टाइम पर, इस टाइम टी पर क्या है, पेमेंट कर रहे हो। तो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि एक पर्सन जिसकी आज करंट एज 40 है, उसकी अगर अगले 20 साल में कभी भी सिक्स से डेथ स्टेट में अगर मूव करता है या उसकी डेथ होती है बीमारी से, तो उस टाइम पर क्या होगा, 20,000 का इमीडिएटली उस टाइम पे आपको लमसम पे कर दिया जाएगा। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ बेनिफिट, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन आपके, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट अप्रेजल, और प्रोजेक्ट अप्रेजल के स्टैंडर्ड से काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। अदरवाइज प्रोजेक्ट अप्रेजल क्वेश्चंस कैन बी लेंथी, और इक्वेशन जो है थोड़ी सी टिपिकल बन जाती है। तो what a company has agreed to build and operate a ferry service for a regional government. The company will invest 10 million at the outset and a further 8 million after 1 year. तो बोले कंपनी का जो आउटफ्लो है, जो कंपनी पैसा आपका इन्वेस्ट करने वाली है, वो अभी 10 मिलियन करेगी और एक साल के बाद आपका 8 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। The ferry will then come into operation and the company will receive payments at the end of each year. The first payment occurring at the end of second year of the project. उसके बाद क्या है, जो फेरी के लिए, जो सर्विस के लिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो ऑपरेशन में आएगा और कंपनी की क्या, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। पहली पेमेंट कब आएगी, सेकंड ईयर के एंड पे। तो ये जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है, इनको आपको हमेशा हाईलाइट करना है। आपको हमेशा कहीं ना कहीं अपने रखना, को नोट करके रखना है कि दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पेमेंट कब हो रही है, सेकंड ईयर के एंड पे हो रही है, एक्सेट्रा। The amount of payment at the end of second year will be 4 million, increasing by half million in each of the subsequent years until the payment is 7 million. तो बोला सेकंड ईयर के एंड पे जो पहली पेमेंट होगी वो 4 मिलियन होगी। उसके बाद अगले 10 साल तक, अगले 10 साल तक पेमेंट क्या, सॉरी अगले कुछ ईयर्स तक पेमेंट जो है आपकी, वो 0.5 मिलियन से बढ़ती रहेगी। कब तक, जब तक कि 7 मिलियन ना हो जाए। जैसे 7 मिलियन होगी, उसके आगे आने वाले ईयर्स में एक एक मिलियन से हर साल कम होती रहेगी आपकी। कब तक, जब तक पेमेंट्स जीरो ना हो जाए, और उस टाइम पे क्या, कंपनी का प्रोजेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 6% पर एनम, और आपको फाइंड करना है एनपीवी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो एनपीवी क्या है, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, राइट। तो आप अगर देखो, यू शुड, उन्होंने बोला नोट, यू शुड शो योर वर्किंग एंड डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम यूजिंग एन्युटी फंक्शंस। ये उनको मेंशन करना पड़ रहा है कि आपको अपनी प्रॉपर वर्किंग दिखानी है और प्रेजेंट वैल्यू को आपको फाइंड करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं एक्सेल में वैल्यू पुट किया और सीधे आपने आंसर कोड कर दिया, बिकॉज कई स्टूडेंट जो है इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है आपको। तो टाइमलाइन क्रिएट करते हैं। मैं इनफ्लो की टाइमलाइन क्रिएट कर रहा हूँ, जो कंपनी की इनकम आने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताया है कि सेकेंड ईयर के एंड में आपके पास 4 मिलियन की इनकम आने वाली है, फिर 0.5 मिलियन से आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो 4.5, फिर 5, 5.5, 6, 6.5 एंड आपका 7। उसने बोला जैसे ही 7 हो जाएगी, उसके बाद हर साल 1 मिलियन से डिक्रीज करते रहेगी। तो टाइम 9 पे कितना आएगा, 6, टाइम 10 पे कितना आएगा, 5, टाइम 11 पे 4, टाइम 12 पे 3, टाइम 13 पे 2, टाइम 14 पे 1 एंड टाइम 15 पे 0। तो आपका कैश फ्लो नहीं है तो उसको खत्म कर रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो आपको पता लगाना है इसकी एनपीवी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम फाइंड करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम फाइंड करने के लिए आप देखो, तो सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को, क्योंकि आपकी इंक्रीजिंग एन्युटी बन रही है। तो जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो आप अलग कर देते हो, और जो आपका लेवल पार्ट है वो आप अलग कर देते हो। तो 0.5 का आपका इंक्रीमेंट है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 3.5 प्लस 0.5। सिमिलरली यहाँ पे 3.5 प्लस 1 अप टू सो ऑन, है ना, ये आपका चलता रहेगा। हम इसको 6.5 तक कंसिडर कर रहे हैं, दीज 6 पेमेंट्स, ठीक है। हम खाली इतना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, जो बाकी का पार्ट है वो हम अलग से कंसिडर करेंगे।
तो इसमें अगर आप देखो तो 3.5 की लेवल एन्युटी है 6 इयर्स तक, और 0.5 की आपकी इंक्रीजिंग एन्युटी है फॉर 6 इयर्स। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 3.5 A6 प्लस 0.5 की इंक्रीजिंग एन्युटी ऑफ 6 इयर्स। बट ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आई होगी आपकी, सिंस आप ऑर्डिनरी यूज करें तो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आई होगी, वन पेमेंट पीरियड बिफोर माई फर्स्ट पेमेंट। मतलब अगर यहाँ पर आपकी फर्स्ट पेमेंट है तो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आई होगी, यहाँ पर टाइम 1 पर। आपको चाहिए कहाँ पे, टाइम 0 पे, तो 1 साल आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस अब इस वाले पार्ट पे करते हैं फोकस। तो यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग एन्युटी है आपकी। अब डिक्रीजिंग एन्युटी को हम कैसे टैकल करते हैं, वी जस्ट कंसिडर इट एज इंक्रीजिंग एन्युटी का नेगेटिव पार्ट, राइट। तो 1 मिलियन से क्या आपकी एन्युटी वो डिक्रीज कर रही है। तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 1, 6 को लिख सकता हूँ 8 माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो आप देखो 8 की तो क्या है आपकी लेवल एन्युटी है फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स, और 1 की आपकी इंक्रीजिंग एन्युटी है, बट वो प्लस नहीं हो रही है, वो माइनस हो रही है। तो मैंने कहा 8 की तो लेवल एन्युटी है, माइनस 1 की इंक्रीजिंग एन्युटी माइनस हो रही है फॉर नेक्स्ट 7 इयर्स, राइट। बट अगेन ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आई होगी आपकी, टाइम्स 7 पे। प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आई होगी, टाइम्स 7 पे। तो उसको डिस्काउंट करने के लिए हमें वी पावर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। आउटफ्लो के लिए हमें क्या बताया हुआ था, आउटफ्लो के लिए हमें बताया हुआ है कि 10 मिलियन आउटसाइड पे, मतलब आज इन्वेस्ट होंगे, और 8 मिलियन 1 साल के बाद इन्वेस्ट होंगे। तो ये तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो विल बी 10 प्लस 8 ही, राइट। इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 6%, एंड एनपीवी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, राइट। फॉर कैलकुलेशन आप जो रिपोर्ट है उसको रेफर कर सकते हैं। तो लेट्स सी एनपीवी क्या आ रही थी, राइट, 22.1274 मिलियन, राइट। दिस वाज जनरली वेल आंसर्ड क्वेश्चन, बिकॉज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, अगर प्रोजेक्ट अप्रेजल को अगर कंसिडर किया जाए तो। ओके नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बॉन्ड्स इक्विटी एंड प्रॉपर्टी। आपसे बोल रहा है इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू पे इट्स फर्स्ट डिविडेंड इन एग्जैक्टली 2 years टाइम। इट इज अज्यूम दैट दिस डिविडेंड विल बी $0.2 per share. Subsequent annual dividends are assumed to grow at 6% per annum compound for the following 10 years and at 3% per annum compound in perpetuity thereafter. तो बोल रहा है कि जो पहला डिविडेंड है इक्विटी का, वो 2 साल बाद मिलेगा, उसका अमाउंट बता दिया कितना है, $0.2। उसके बाद बोल रहा है जो उसके बाद के डिविडेंड है वो 6% पर एनम से ग्रो करते रहेंगे अगले 10 साल तक, ठीक है। उसके बाद जो ग्रोथ होगी वो होगी 3% पर एनम की, कंपाउंड की, इन परपेचुइटी, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। तो कैलकुलेट शोइंग ऑल द वर्किंग द प्राइस ऑफ द शेयर टू द नियरेस्ट $0.01। इसका मतलब है कि 2 डेसिमल प्लेस पे आपको राउंड ऑफ कर देना है। दैट वुड गिव एन इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 7% पर एनम। 7% आपको बता दिया गया है, इसके लिए आपको प्राइस निकालना है, सिंपल। तो मेन चीज है इसमें टाइमलाइन क्रिएट करना, और इसमें जहां पर जो मेनली मिस्टेक हो सकती है मैं वो पॉइंट आपको बताऊंगा। तो पहले जो डिविडेंड आपको मिलना है वो कब मिलना है, आफ्टर 2 years, कितने का, $0.2 का। उसके बाद आपको बताया गया कि हर साल 6% से ये इंक्रीज करता रहता है। तो यहाँ पे 0.2 इंटू 1.06, यहाँ 0.2 इंटू 1.06 का स्क्वायर, ऐसे 10 साल तक, मतलब टाइम 12 तक, 0.2 इंटू 1.06 की पावर 10, ये हो गया। उसके बाद बताया 10 साल तक तो 10% आपका 6% से इंक्रीज करेगा, और उसके बाद हर साल 3% से आपका इंक्रीज करेगा फ्यूचर में, हमेशा के लिए, फॉर द इनफाइनाइट टाइम, बिकॉज परपेचुइटी बोला हुआ है। अब यहाँ पर जो सबसे कॉमन मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स की, जो हो सकती है, वो ये है कि वो इस वैल्यू को लिखें ऐसे, 0.2 इंटू 1.03, कि अब क्या है, ये 1.03 की पावर 11। अब गलती करने का कोई वो तो होता नहीं है, किस तरीके से करेंगे, गलती कैसे भी हो सकती है। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या है समझने में, कि पहले बोला 6% से ग्रो कर रहा है, तो आपने 6% अब एनुअल कंपाउंड ग्रोथ लगाते चले जा रहे हैं 0.2 पे। अब आपको बोल रहा है कि 3% से ग्रो कर रहा है, तो 3% से ग्रो कौन सा अमाउंट करेगा, जो इनिशियल 0.2 का अमाउंट है वो थोड़ी ग्रो करेगा। ग्रो कौन सा अमाउंट करेगा, जो अभी लास्ट अमाउंट है आपके पास। भाई डिविडेंड का अमाउंट ऑलरेडी बढ़ के इतना तो हो चुका है ना, इतना ऑलरेडी हो चुका है।
अब ये जो अमाउंट है आपका, ये फर्दर 3% से हर साल क्या ग्रो करता रहेगा। तो बस इसमें ये चीज समझना जरूरी था। तो अब जो एक्चुअली अमाउंट है आपके पास, वो ये तो है ही 1.06 की पावर 10। ये फर्दर क्या है आपका 3% से ग्रो कर रहा है, 1.03। वैसे ही नेक्स्ट अमाउंट क्या होगा, सेम दिस अमाउंट इंटू 1.03 का स्क्वायर, और ये हमेशा के लिए आपका चलता रहेगा बिकॉज दिस इज इनफाइनाइट। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है आपको, है ना भाई। प्राइस क्या होगा इन सारे फ्यूचर डिविडेंड्स के आज के टाइम में प्रेजेंट वैल्यू। तो दो सिचुएशन है आपके पास, तो इनको अलग अलग तरीके से डील करते हैं। सपोज इतने कैश फ्लो को मैं पार्ट ए मान लेता हूँ, कैश फ्लो पार्ट है, और इसके बाद वाले को बी मान लेता हूँ। तो अगर पी मेरा प्राइस है, तो किसके बराबर होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी कैश फ्लो। तो लिख लेते हैं अलग अलग। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए का कैश फ्लो निकाल लेते हैं। तो हमें 0.2 को 2 साल पीछे लाना है, तो 0.2 वी स्क्वायर। वैसे ही 0.2 इंटू 1.06 को 3 साल पीछे लाना है, तो 0.2 इंटू 1.06 वी क्यूब अप टू सो ऑन, है ना। इसको हमें 12 साल पीछे लेके आना है। 0.2 इंटू 1.06 की पावर 10 इंटू वी पावर 12। अब इसमें 0.2 वी स्क्वायर तो कॉमन है, तो वो आप ले लो। तो 1 प्लस यहाँ बचेगा 1.06 वी अप टू सो ऑन 1.06 वी। इसकी पावर भी 10 बचेगी, इसकी पावर भी 10 है, दोनों को क्लब करके लिख सकते हैं कि पावर 10। ये हो गया। अब ये क्या है आपकी, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप इसको एन्युटी बना दो यूजिंग रिवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आप क्या करो, इसको जीपी की तरह सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज अ जीपी ऑफ 11 टर्म्स, राइट। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1, कॉमन रेशियो इज 1.06 वी, और क्या है आप सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो, जिससे आपके पास क्या प्रॉपर इसका सम आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी की अगर बात करें, कैश फ्लो ऑफ बी की, तो आप देखो दिस अमाउंट, हमें इसको डिस्काउंट करना है 13 साल पीछे। 0.2 इंटू 1.06 की पावर 10 V13 प्लस नेक्स्ट अमाउंट है 0.2 इंटू 1 यहाँ पे 1.03 भी है, V की पावर 13 प्लस 0.2 इंटू 1.06 की पावर 10 इंटू 1.0 स्क्वायर वी की पावर 14 अप टू सो ऑन, कब तक, इन्फिनिटी तक, बिकॉज परपेचुइटी बोला हुआ है आपको। तो ये पेमेंट्स आपकी चलती रहेंगी। अब इसमें से जो पूरी की पूरी फर्स्ट टर्म है वो कॉमन ले सकते हो चाहो तो, अदरवाइज क्या वैसे भी आपकी जीपी बनी रही है, आप देख सकते हो, है ना। ये आपकी पूरी की पूरी जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाली टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, ये वाली टर्म। और जो कॉमन रेशियो है आपका, दैट इज, आप देखोगे जो कॉमन रेशियो आएगा दैट इज आई थिंक 1.06 वी। कॉमन रेशियो जो आपका आएगा वो आएगा 1.06 वी, राइट। ये आप करके देख सकते हो। तो इसमें से इस पूरे इनफाइनाइट जीपी का जो सम है उसका फॉर्मूला आता है आपको, ए ओवर 1 माइनस आर। तो जब वो आप पुट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी पार्ट ऑफ कैश फ्लो भी आपके पास आ जाएगा। जब दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाए तो आप ऐड कर दोगे, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। एग्जामिनर्स का देखते हैं। तो इनकी इक्वेशन हमसे डिफरेंट बनेगी, बिकॉज इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो कैश फ्लो है हमने, जो हमने फर्स्ट पार्ट में ले लिया था, वो इन्होंने क्या किया, जो आखिरी कैश फ्लो है वो इन सब में से इतना पार्ट, ये पार्ट कॉमन ले लिया और फर्दर उसके अंदर एक और जीपी आपकी बना दी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि उनका सही है हमारा गलत है, हमारा सही है उनका गलत है, वो मैथ्स है। तो आप सेम किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, है ना। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैश फ्लोज के एक्सप्रेशन लिखने का एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप क्लियर है कि आपका कैश फ्लो कहाँ है, आपको वैल्यू कहाँ चाहिए, और आपके जो भी एडजस्टमेंट करना है वो आपने सही किए हैं, तो आपका आंसर भी सही आएगा, उनका आंसर भी सही आने वाला है। क्लियर। तो आंसर आपका आएगा 5.93। तो इसमें बोला मैनी कैंडिडेट्स फेल्ड टू डेमोस्ट्रेट हाउ टू ट्रांसलेट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कैश फ्लोज इनटू एन एक्चुअल इक्वेशन दैट एक्चुअली वैल्यूड दोस कैश फ्लोज। अभी सरप्राइजिंग है क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका, सिंपल एन्युटी का खेल है इसमें और कुछ भी नहीं। अ कॉमन एरर वाज लीविंग आउट द सेकंड 6% ग्रोथ रेट। हाँ,
तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मिस्टेक है जो इसमें हो सकती है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि हो सकता है स्टूडेंट भूल जाए कि ऑलरेडी अमाउंट वहां पे 10 साल तक तो बढ़ ही चुका है, उसके बाद जो 3% की ग्रोथ है वो फर्दर उस बढ़े हुए अमाउंट पे आपकी होने वाली है। और एक चीज आप और देख सकते हो, जब क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली अलग से लिखा हुआ था कि आपको $0.01 पे आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब 2 डेसिमल प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है, बट स्टूडेंट ने, कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना फाइनल आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करके नहीं दिया, तो साफ साफ बोला हुआ है कि उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स काटे गए हैं, हाफ मार्क्स काटा गया हुआ, पक्की बात है। तो इन सब चीजों का आपको स्पेशल ध्यान देना है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जामिनर ने दिए हैं वो एग्जैक्टली आपको वही फॉलो करना है। राइट, चलिए मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। उस चैप्टर का क्वेश्चन है, बोल रहा है बॉन्ड इज इशूड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एट अ प्राइस ऑफ $107.6 पर $100 नॉमिनल। The bond pays coupons of 6% per annum annually in a year and will be redeemed at par in 3 years time. Right? At par बोला तो मतलब आपको 100 मिलेगा। 2 ईयर पार यील्ड, इसको आपको अच्छे से हाईलाइट करना है। ये जो दिया हुआ है आपको, ये पार यील्ड है। राइट, इसको हाईलाइट कर देते हैं। हमें जो दिया वो पार यील्ड है, ना कि कोई स्पॉट रेट या कुछ और है। 2 ईयर पार यील्ड आपको दी हुई है 6.5% पर एनम। उसके बाद 1 ईयर फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ टाइम वन पे 4.5% पर एनम। कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग एंड अज्यूमिंग नो आर्बिट्राज द इम्प्लाइड 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर एनुअल इफेक्टिव स्पॉट रेट। तो जिसको हम y1 y2 y3 पढ़ते थे, वो आपको फाइंड करना है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सपोज उसको i1 i2 i3 लिख लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले बॉन्ड की, जो इतना पार्ट आपको दिया इसकी इक्वेशन बनाते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें। तो बोला हुआ 3 साल का बॉन्ड है, वो 1 2 3, जिसका प्राइस आपको बताया 107.60। 6% पर एनम कूपन मिलता है और रिडीम्ड एट पार है ना। पर 100 नॉमिनल 6% का मतलब क्या है, 666। रिडीम एट पार का मतलब क्या है, यहाँ पे मिलेगा आपको 100, है ना, जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो 107.60 बॉन्ड के प्राइस की इक्वेशन लिखते हैं। तो आपको याद होगा कि जब आपको स्पॉट रेट्स, जब आपको फाइंड करना है या गिवन हो, तो उस केस में आप बॉन्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हो, जो आपके कूपन मिल रहे होते हैं, इसको हम एक साथ डिस्काउंट करते हैं यूजिंग आर 1 ईयर स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको दो साथ डिस्काउंट करते हैं यूजिंग आर 2 ईयर स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने कहा 6v, ये होगा एट द रेट I1, दैट इज 1 ईयर स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर ये वाला 6 होगा v स्क्वायर at I2, that is 2 years spot rate of interest, and plus 106 V cube at the rate I3 आपका 3 year spot rate of interest। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड जहां पे मोस्टली स्टूडेंट ने गलतियां की है, वो है पार यील्ड वाली बात समझने में। ये पार यील्ड क्या है, अगर हम सॉल्व करने से पहले अगर हम एग्जामिनर रिपोर्ट देख लें तो आप देख लो, दिस इज अ पुअरली आंसर्ड क्वेश्चन, दिस इज अ पुअरली आंसर्ड क्वेश्चन, कि लोगों को पार यील्ड का मतलब तक क्लियर नहीं था। प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज पार यील्ड क्या है, बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होता है, तो स्टूडेंट क्या भूल गए चीज को, या उन्होंने लाइटली उस चीज को पढ़ा नहीं। राइट, इस वजह से क्या है कि ये प्रॉब्लम हुई इस बात समझने में। तो पार यील्ड 100 नॉमिनल के हिसाब से मैं बताया हुआ है, जो पार यील्ड है आपकी, सबसे पहली बार 2 ईयर पार यील्ड है। पहली गलती तो यही होगी कि ऊपर हमने 3 साल पढ़ लिया, तो बाय डेफिनेशन हम उसको समझेंगे कि ये 3 साल की है। नहीं, हमें 2 ईयर पार यील्ड दी हुई है। 2 ईयर पार यील्ड का मतलब क्या है आपका, कि कितना दिया हुआ है हमें पहले, 6.5%। तो अगर हम 100 नॉमिनल के हिसाब से बात करें, अगर मैं $100 नॉमिनल के हिसाब से बात करूं, तो 6.5% 2 ईयर पार यील्ड का मतलब क्या है, कि अगर सपोज 2 साल का बॉन्ड है, जो रिडीम कितने पे होता है, $100 पे, उसका प्राइस भी कितना है, $100, तो जो कूपन रेट आपको मिलने वाला है हर साल, तो जो कूपन परसेंटेज आपको मिलने वाली है, वो क्या है आपकी पार यील्ड, दैट इज योर पार यील्ड, जो कूपन वैल्यू है। और अगर $1 के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो जो अमाउंट है आपका वो बन जाएगा। राइट, उतने परसेंट आप बोल सकते हो बेसिकली। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 ईयर पार यील्ड मुझे 6.5% पर एनम दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि
2 साल के किसी बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं और $100 नॉमिनल है, तो उसका रिडेम्पशन भी कितने पे होगा? 100 पे होगा। और उसका प्राइस भी क्या होगा? 100 ही होगा। पार यील्ड आप तभी निकालते हो कि रिडेम्पशन 100 पे, प्राइस भी आपका 100 पे है ना। दोनों का प्राइस और रिडेम्पशन अमाउंट क्या सेम है, तो हर साल जो कूपन मिल रहा है दैट विल बी इक्वल टू योर पार यील्ड, जो उसका परसेंटेज है। तो 100 का 6.5%, 6.5, तो यहाँ पर कूपन 6.5 का मिलेगा, यहाँ पे कूपन भी 6.5 का मिलेगा। तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? आप बोलोगे 100 इसका प्राइस है, 6.5V एट द रेट I1, है ना, प्लस 6.5V² एट द रेट I2 और प्लस 100V² एट द रेट I2। दिस विल बी इक्वेशन। तो अगर पार यील्ड की डेफिनेशन आपको क्लियर थी कि उसका मतलब क्या है, और 2 ईयर आपको साफ दिखाई दे रहा था, ना कि ऊपर 3 साल का बोला है तो आप 3 साल लिख दोगे। अगर वो आपको साफ, दोनों चीज अगर आपको क्लियर थी, तो फिर आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, राइट। अब मैं अगर इसकी बात करूं, अच्छा और क्या गिवन है हमें? हमें टाइम वन पे 1 साल का फॉरवर्ड रेट गिवन है, राइट। तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं? हमें F1,1 गिवन है, दैट इज 4.5% पर एनम। तो मेरा मेन टास्क क्या है? मुझे I1, I2 और I3 फाइंड करना है ना। तो लेट्स सी कि कोई रिलेशनशिप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो I1 आपका 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, F11 क्या है आपका? 1 से 2 के बीच का इंटरेस्ट हो गया, तो मतलब 2 साल की इन्फॉर्मेशन कुछ तो गिवन है आपके पास। तो उसको एक बार लिखने का ट्राई करते हैं, 2 साल की टाइमलाइन बनाते हैं खाली। मैंने कहा I2 क्या है? 2 ईयर का स्पॉट रेट। I1 क्या है? फर्स्ट ईयर का स्पॉट रेट, 1 ईयर का आपका स्पॉट रेट। और 1 से 2 के बीच का रेट क्या है आपका? F11। तो हम क्या बोलते थे कि अगर I2 पूरा कवर करना है 2 साल तक, तो पहले फर्स्ट ईयर का रेट है आपका I1, फिर 1 साल का रेट है आपका F11, राइट। तो I2 ना ही आपको पता है, ना ही आपको I1 पता है, बट आपको F11 तो पता है। तो ये आपका हो जाएगा 1.045। अब इसी पूरे पार्ट का मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं, तो जो ये आपके एक्यूमुलेशन फैक्टर है एक तरीके से, वो क्या बन जाएंगे? आपके डिस्काउंट फैक्टर बन जाएंगे। ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाएगा V² एट द रेट I2, ये आपका बन जाएगा V एट द रेट I1, और ये क्या बन जाएगा? 1/1.045, ये बन जाएगा। तो यहां से V² एट द रेट I2, एक आपको एक वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ VI1। तो ऊपर वाली जो आपकी इक्वेशन है, जिसमें VI2 आपका स्क्वायर है और VI1 है, तो इस VI2 स्क्वायर की वैल्यू आप ऊपर पुट कर सकते हो, है ना। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू ऊपर पुट करोगे, तो पूरी इक्वेशन क्या है आपकी? VI1 के टर्म्स में आ जाएगी। तो जैसे VI1 के टर्म्स में आपके पास इक्वेशन पूरी आ जाएगी, तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको VI1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब VI1 की वैल्यू मिल गई, मतलब आपको I1 मिल गया। अब I1 आपको मिल गया, तो I1 और I2 इसके बीच का रिलेशन आपको गिवन ही है, तो उसको यूज करके आप I2 निकाल सकते हो। और I1 I2 मिल गया, तो आप I3 भी निकाल सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस एरिया को चेक करता है जो बहुत कॉमनली और बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है। तो अगर ये डेफिनेशन जो बहुत नॉट वेरी कॉमन आस्क्ड डेफिनेशन है, अगर ये आपको याद है, अच्छे से क्लियर है, तो ये इजीली सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि दिस वाज अमंग द पुअरली आंसर्ड क्वेश्चंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। दिस इज अबाउट जॉइंट लाइफ एंड रिवर्जनरी एन्युटी। बोला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूज a reversionary annuity policy to a male and female both aged exactly 65. The annuity of 30,000 per annum payable monthly in arrears commences on the first death and payment cease on the death of the second life or on the 50th anniversary of the policy inception if earlier. अब ऐसे क्वेश्चन पास्ट में आपके आए हुए हैं, राइट। कि क्या बोल रहा है कि एन्युटी जो है आपकी वो फर्स्ट डेथ पे स्टार्ट होगी और रुकेगी कब आपकी? सेकंड डेथ हो जाए पहले, या पॉलिसी को खरीदे हुए 15 साल हो जाए। दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम पे क्या है आपकी पेमेंट होना रुक जाएगा। आपको बोला कैलकुलेट शोइंग ऑल द वर्किंग द सिंगल प्रीमियम फॉर द पॉलिसी। तो सिंगल प्रीमियम क्या होगा? इसकी ईपीवीपी होने वाली है। उसके बाद क्या है? मोर्टेलिटी के लिए आपको मेल के लिए बताया हुआ पीएमए, फीमेल के लिए आपको पीएफए बताया हुआ, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ ही है, एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं। तो एक्सपेंसेस की इक्वेशन लिखना, सब कुछ लिख पाना इजी है। प्रीमियम की तो कोई इक्वेशन ही नहीं है, सीधे पी के बराबर है। जो मेन इसमें टास्क है वो क्या है? ईपीवी ऑफ इक्वेशन लिखना। एक बार वो लिख दिया आपने, फिर तो आप कैलकुलेट भी कर लोगे। तो कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग टास्क है।
टास्क है आपका इक्वेशन सही से लिखना, ठीक है। तो पहले टाइमलाइन पे समझते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करो, आप टाइमलाइन में पहले बना लो पूरी सिचुएशन, बिना कोई नंबर लिखे या ऐसा कुछ भी। आप सिचुएशन पहले अपने माइंड में क्लियर करो कि वो क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 15 साल की पॉलिसी बना दी हमने, 65 मेल है, 65 ही आपकी फीमेल है। तो देखो क्या होगा, यहां पर हमने कहा मेल भी अलाइव है और फीमेल भी अलाइव है, राइट। सपोज ये इस टाइम तक दोनों लोग जिंदा रहे, इस टाइम तक दोनों लोग आपके जिंदा रहे होंगे। यहां पर मान के चलते हैं कि मेल की डेथ हो गई, यहां पर मेल की डेथ हो गई बट फीमेल जिंदा थी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एन्युटी आपकी स्टार्ट होगी कब, फर्स्ट डेथ पे। तो यहां पर अगर मेल की डेथ हो गई है तो यहां से एन्युटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एन्युटी आपकी मिलती रहेगी, कब तक मिलेगी, जब तक फीमेल की डेथ ना हो जाए या फिर ये 15 साल पहले कंप्लीट ना हो जाए पॉलिसी के। तो सपोज फीमेल की भी यहां पे डेथ हो गई, तो एन्युटी आपकी यहां पे स्टॉप हो जाएगी। और अगर नहीं हुई तो यहां पे फीमेल अगर जिंदा बची तो 15 साल के बाद स्टॉप हो जाएगी। दिस इज द सिचुएशन, राइट। ये आपका चलने वाली पूरी सिचुएशन। तो ये तो पता चलता है कि टेम्परेरी एन्युटी है आपकी, है ना, कि कि विच इज कंटिंजेंट ऑन सर्वाइवल एंड आपकी टाइम डिपेंडेंसी भी, कि मैक्सिमम इतने साल तक आपकी चलने वाली है। तो हमने कहा अगर अगर मैं इसमें ये लिख दूं ए 65-15 मेल, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक पर्सन जिसकी अभी 65 एज है, मेल है, वो जब तक जिंदा रहेगा फॉर द मैक्सिमम ऑफ नेक्स्ट 15 ईयर्स, तब तक या हर साल उसे 1 रुपए की पेमेंट मिलती रहेगी। अभी हम 1 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं, वो फिर आप 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। और मंथली या तो मंथली मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो सब बात की बात है। एनुअली भी 1 रुपए के हिसाब से लिख लेते हैं। तो अगर 65 उसकी एज है तो अगले 15 साल तक मैक्सिमम, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको पेमेंट मिलती रहेगी, ठीक है। फिर मैंने कहा सेम इक्वेशन फीमेल के लिए लिख लेते हैं, 65-15 फीमेल। हमने क्या कहा, 65 एज की फीमेल जब तक जिंदा रहेगी मैक्सिमम 15 साल तक, तब तक हर साल 1 रुपए की पेमेंट मिलती रहेगी। तो हमने यहां से यहां तक मेल की पूरी पेमेंट काउंट कर ली, और यहां से यहां तक फीमेल की भी पेमेंट हमने काउंट कर ली। दोनों से आपको हर साल कितना मिल रहा है इसके हिसाब से 1 रुपी मिल रहा है। बट प्रॉब्लम है इसकी, हमारी सिचुएशन में क्या था कि ये जो टाइम है जब तक ये फर्स्ट डेथ नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था मेल की डेथ का, आप चाहे तो फीमेल की ले लो, बात वही है ना, दोनों के लिए काम करनी चाहिए आपकी इक्वेशन। तो प्रॉब्लम क्या है, जो एक्चुअल सिचुएशन है वो क्या है कि इस टाइम पीरियड तक जब तक फर्स्ट डेथ नहीं हुई है, मतलब फर्स्ट डेथ नहीं हुई है बोलूं, या वो टाइम पीरियड जब तक दोनों लोग जिंदा थे, तब तक तो पेमेंट नहीं मिल रही होगी, तब तक पेमेंट नहीं मिल रही होगी। पर हमने जो ये इक्वेशन लिखी है वो तो क्या है, 65 से आपकी स्टार्ट हो जा रही है, टाइम जीरो से आपकी स्टार्ट हो जा रही है। तो इतने टाइम पीरियड तक जब तक दोनों जिंदा थे, या मैं बोलूं कि जब तक उनका जॉइंट लाइफ स्टेटस एक्टिव था, तब तक पेमेंट नहीं हो रही थी, फिर भी हमने क्या कर लिया, एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो वो पेमेंट क्या करनी पड़ेगी हमें, माइनस करनी पड़ेगी, है ना। जब तक दोनों का जॉइंट लाइफ स्टेटस एक्टिव था तो वो पेमेंट हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो हमें माइनस करना पड़ेगा वो अमाउंट, वो एन्युटी का अमाउंट जो पे हो रहा है 65 को, जब तक उनका जॉइंट लाइफ स्टेटस एक्टिव है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा काउंट हो गया है आपका। अब यहां पर भी गलती का बहुत बड़ा स्कोप है। सपोज अगर इतना आपने अगर डिडक्ट कर लिया, इतना आपने डिड्यूस कर लिया, आपने समझ लिया, और आपने लिख दिया ए 65 मेल 65 फीमेल 15, कि भाई वो वाला अमाउंट आप कर दो माइनस, उतना पार्ट आप माइनस कर दो, जब तक दोनों लोग जिंदा थे। तो हमने क्या है, कुछ एक्स्ट्रा हमने काउंट कर लिया था। क्लियर। अच्छा, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जिस जॉइंट लाइफ स्टेटस एक्टिव होने तक आपने जो माइनस किया है, उस टाइम तक आपको हर साल अमाउंट मिल कितना रहा था। अगर आपको ये लग रहा है कि उस साल तक, जैसे इसमें हमने 1-1 माना हुआ था दोनों केसेस में, अगर आपको इसमें भी आपको 1 माइनस करना है तो वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि 1 तो हर साल आपको इससे मिल रहा है, एंड 1 आपको हर साल इससे मिल रहा है। तो जब तक दोनों लोग जिंदा हैं तब तक एक्चुअली हर साल कितना अमाउंट मिल रहा है आपको, इंस्टेड ऑफ 1 पर एनम आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, 2 पर एनम मिल रहा है। तो आपको जो माइनस करने वाली चीज है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि अमाउंट इज एक्चुअली 2 पर एनम इंस्टेड ऑफ 1 पर एनम। सो ये है इसमें एक्चुअल ट्रिक। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ईपीवी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट।
राइट। उसके बाद तो क्या है, बस सिंपल कैलकुलेशन है जो हम रेफर कर सकते हैं। राइट। जैसे मैंने कहा था कि आप मंथली है तो आप मंथली बना लीजिए। उसके बाद क्या है, सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना आता है, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगेन दिस वाज आल्सो पुअरली आंसर्ड क्वेश्चन। जॉइंट लाइफ का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको मोस्टली क्वेश्चन जो पुअरली आंसर्ड ही मिलेंगे, बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी की एक क्वेश्चन बनाने में आपको सारे केसेस सारे कंडीशंस देखने पड़ते हैं। राइट। तो इट इज ऑलवेज बीन चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू कम अक्रॉस दिस चैप्टर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एज सच कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर आपका डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग, तो इसमें आपको पता है कि एक ही तरह के क्वेश्चन है जो आपका रिपीट होते रहता है। दैट इज आपको डेल्टा टी देगा, उससे आपको एक्यूमुलेशन फैक्टर पूछ लेगा, या आपको वैल्यू बता देगा कि इस टाइम पर ये वैल्यू है, उस टाइम पर वो वैल्यू है, आपने इन्वेस्ट किया उसकी ये भी फाइंड करनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस चैप्टर में और कुछ बनता नहीं है आपका। राइट। जैसे यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 600 आपने टाइम 3 पर इन्वेस्ट किया है, 900 आपने टाइम 9 पर इन्वेस्ट किया है, तो उसकी आपको ए बी फाइंड करनी थी टाइम 13 पे। तो उसकी ए बी क्या होगी, उसकी ये भी होगी 600, ये आपको एक्यूमुलेट करना है 3 से 13 तक, प्लस 900 आपको एक्यूमुलेट करना है 9 से 13 तक। अब ऊपर वाले पार्ट में क्या है, आपसे ए जीरो कॉमा टी का एक्सप्रेशन निकलवा चुका है, तो इसके लिए आपको ये अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ए जीरो कॉमा टी की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा 0 से 13 और 3। मुझे 0 से 13 अगर एक्यूमुलेट करना है तो पहले मुझे 0 से 3 जाना पड़ेगा, 3 से 13 जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ए 0 से 13 को मैं लिख सकता हूँ ए 0 से 3, ए 3 से 13। तो ए 3 से 13 को मैं लिख सकता हूँ ए 0 से 13 डिवाइडेड बाय ए 0 से 3। और ऊपर क्या, ए जीरो कॉमा टी का एक्सप्रेशन हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो 13 आप इसमें पुट करोगे टी के बदले, और 3 आप इसमें पुट करोगे। सिमिलरली इस 900 को आप लिख सकते हो ए 0 13 डिवाइडेड बाय ए 0 9। उसके बाद आपसे बोल रहा है कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द यील्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 2 एक्सप्रेस्ड एज एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ टू द नियरेस्ट पॉइंट वन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपसे पर मंथ बोला हुआ है, तो जो आप काम करोगे यूनिट्स में वो पर मंथ काम आप काम करोगे। तो यहाँ पर हमने 10 साल के लिए एक्यूमुलेट किया था, मतलब 120 महीने के लिए एक्यूमुलेट किया था, और यहाँ पे हमने 4 साल के लिए एक्यूमुलेट किया, मतलब 48 मंथ्स तक आपने एक्यूमुलेट किया है ना। तो आप क्या बोलोगे, इसको रेफर कर लेते हैं ताकि ये भी पता चल जाए हमें कितनी आई थी। इतनी आपकी ये भी आई थी। तो आपने का 600, सपोज आपने का जे है मेरा मंथली इफेक्टिव रेट जो आपको फाइंड करना है, तो 600 जे रेट से आपका एक्यूमुलेट हुआ था 10 साल तक, मतलब 120 महीने तक, प्लस 900 आपका एक्यूमुलेट हुआ था 4 साल तक, मतलब 48 महीने तक, और एवी बन के बढ़ गई आपकी 1451.46। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें अपना हिट एंड ट्रायल करके टेबल में वैल्यूज पुट करके आपको वो चाहिए होगा। इनिशियल वैल्यू के लिए देखो आप कैसे सोच सकते हो, 600 आपने यहाँ डाले, 900 आपने ये डाले, इंटरेस्ट भूल जाओ एक बार के लिए। आपने एब्सोल्यूट अमाउंट में आपने 1500 रुपए डाले हैं, और जब आप देख लो कुछ सालों के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 1451.46। तो आपने 10 साल 4 साल अपना पैसा आपने इन्वेस्ट करके रखा 1500, उसके इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपकी वैल्यू के 1500 से भी कम ही बन रही है, आपकी 1451.46 बन रही है। बट उतनी भी कम नहीं बन रही है कि आप बोलो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव आया हो, मतलब ये तो पक्की बात है कि आपने कुछ ना कुछ नेगेटिव रिटर्न ही आपने अर्न किया, 50 रुपए का नुकसान ही हो रहा है आपको, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही आपने अर्न किया होगा। बट आप देखो 10 साल और 4 साल इनमें मिलाकर के टोटल 50 रुपए का नुकसान है, तो मतलब अगर नेगेटिव रिटर्न होगी भी आपकी, अगर आप पर मंथ में अगर आप देखोगे, तो वो क्या है, बहुत कम होने वाली है। इट विल बी लाइक -0.000 समथिंग परसेंटेज, राइट। तो यहां से आपको गेस कर लेना चाहिए कि आपको जीरो के आसपास ही आपको गेस करना है। तो इसमें अगर आप आंसर देखोगे, तो जैसे इन्होंने कहा कि आप -0.1% से आप चेक कर सकते हो, तो उसमें ये वैल्यू आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली जो आएगा आपका इंटरेस्ट वो 0% ही आएगा, दैट विल बी 0% पर मंथ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कमेंट ऑन योर आंसर टू पार्ट 3। क्या बोल रहे, द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज नेगेटिव फॉर ऑल टाइम्स आफ्टर टाइम 8, so that 900 decreases in the value from the time of investment onwards, whereas the 600 increases for a period and then decreases. The overall effect is the AV of the investment returns roughly to the original amounts invested, hence the overall yield is approximately 0% per annum. बोला जो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है टाइम 8 के बाद का, है ना, जो टाइम 8 के बाद का आपका फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, आपका नेगेटिव है। तो जो 900 आपने इन्वेस्ट किया था, कब इन्वेस्ट किया था आपने, क्वेश्चन में देखते हैं,
टाइम 9 पे। तो कुछ टाइम तक आपका क्या हुआ, जो 900 आपने इन वो इन्वेस्ट किया था वो तो क्या है आपका डिक्रीज ही करता रहा, बिकॉज 8 टाइम के बाद जो आपका फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन जो आपने 600 जो आपने इन्वेस्ट किया था, वो कब इन्वेस्ट किया था, टाइम 3 पे। तो टाइम 3 से टाइम 8 के बीच में तो क्या हुआ होगा, बिकॉज पॉजिटिव था फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, तब उसकी वैल्यू बड़ी होगी, और उसके बाद क्या उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लग गई होगी। तो 900 की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती रही, और 600 की वैल्यू कुछ बढ़ी, उसके बाद डिक्रीज होती चली गई। तो जो थोड़ा बहुत जो बढ़ने की जो थोड़ा बहुत 600 की वैल्यू जो बढ़ी थी, उस इंक्रीमेंट वाले पार्ट ने क्या किया, कुछ जो पार्ट था आपके लॉस का ऑलमोस्ट सारा का सारा वो क्या कंपनसेट कर दिया। तो इफेक्टिवली जो आपको यील्ड मिली या जो रिटर्न आपको मिला वो कितना मिला, 0% पर। राइट, तो वो आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, नाइन्थ। दिस इज बेस्ड ऑन मोर्टेलिटी प्रॉफिट। अगेन इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, कुछ घुमाया हुआ नहीं है। राइट, तो इस टॉपिक से जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूज 30 ईयर प्योर एंडाउमेंट इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज मार्क करनी है कि पॉलिसी आपकी प्योर एंडाउमेंट है, बिकॉज प्योर एंडाउमेंट में क्या है, जब किसी की डेथ होती है तो पैसा पे नहीं करना पड़ता है। Policies to a group of lives aged exactly 30. Each policy provides a sum assured of 50,000 payable on survival to the end of the term. Premiums on the policy are payable annually in advance for 30 years or until an earlier death. कि 30 साल तक पे करोगे, या फिर जब तक पहले डेथ नहीं हो जाती तब तक आप पे करने वाले हो। तो हम बात कर रहे हैं 25th पॉलिसी ईयर की। तो बोल रहा है कि 25th पॉलिसी ईयर में 2 डेथ हुई हैं आपकी, and the number of policies in force at the end of the year was 315. प्लीज देखना कि at the beginning of the year नहीं बोला, end of the year बोला है। There were no exits other than death during the year। पहले पार्ट में आपसे बोल रहा है कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द मॉर्टेलिटी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग इन द 25th पॉलिसी। तो सबसे पहले इसका प्रीमियम चाहिए होगा आपको। तो प्रीमियम की इक्वेशन क्या होगी, 30 एज का पर्सन 30 साल तक प्रीमियम पे कर रहा है, 4% आपका इंटरेस्ट है ना। एंडाउमेंट एश्योरेंस है 30 एज के पर्सन का, 30 years 1, दैट इज 50,000 V30 30P30। तो यहां से प्रीमियम की वैल्यू आ गई 812.40। राइट, ये वैल्यू आ गई। अब हम बात कर रहे हैं 25th पॉलिसी ईयर की। राइट, तो ये है आपका 25th पॉलिसी ईयर। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको जब भी आप डेस्टिनी रिस्क फाइंड करोगे तो इस पीरियड के एंड का रिजर्व आपको चाहिए होगा। तो रिजर्व आपको चाहिए होगा, तो 25V क्या होता है, ईपीवी ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस ईपीवी ऑफ फ्यूचर प्रीमियम। 30 साल की पॉलिसी है, तो बची आपकी 5 साल की है, और एज कितनी हो गई होगी यहाँ पे, 55। 5 साल की पॉलिसी बची है, प्योर एंडाउमेंट माइनस 812.40 ए ड्यू 55 यहां से आपको 25V रिजर्व मिल जाएगा। ठीक है, अब 25th पॉलिसी ईयर की अगर हम बात करें तो उसने हमें ये बताया कि इस साल के एंड पे मतलब टाइम 25 पे 300 पॉलिसी होल्डर जिंदा थे, 2 की डेथ हो गई इस साल में। तो इस साल के स्टार्टिंग में कितने लोग जिंदा होंगे, 370 है ना। 2 लोग मर गए, उसके बाद भी साल के एंड में कितने लोग बचे थे, 315। तो साल के स्टार्टिंग में कितने लोग जिंदा होंगे, 317। तो हमें सबसे पहले इसका लिखना है डेथ स्ट्रेन एट रिस्क। सबसे पहला काम क्या करते हो आप, डेथ स्ट्रेन एट रिस्क आप लिखते हो। तो डेथ स्ट्रेन एट रिस्क, इसको लिखने का मैंने एक सिंपल सा तरीका आपको बताया कि जिस भी ईयर का डेथ स्ट्रेन एट रिस्क आपको लिखना है, आप क्या करो, उस ईयर के स्टार्टिंग में आप खड़े हो जाओ। आप यहां पर खड़े हो जाइए, और आप फ्यूचर में देख करके आप अपने आप से बस 2 सवाल पूछिए। पहला, कि अगर उस पर्सन की, अगर पॉलिसी होल्डर की इस ईयर के एंड में डेथ हो जाती है तो मुझे पैसे कितना पे करना होगा। दूसरा, अगर पॉलिसी होल्डर इस ईयर के एंड पे जिंदा बचता है तो मुझे कितना पैसा चाहिए। बस ये 2 सवाल आपको अपने आप से पूछना है। तो ये है प्योर एंडाउमेंट पॉलिसी। तो अगर इस ईयर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इस साल के एंड पे क्या आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा उसे, नहीं। तो जो अमाउंट रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ दिस ईयर, अगर उसकी डेथ होती है तो दैट इज 0, माइनस अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा बचता है तो मुझे कितना अमाउंट चाहिए। अब अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा बचा भी है और प्योर एंडाउमेंट भी है, तब भी क्या है, पॉलिसी का खत्म नहीं हो रही है आपकी यहाँ पे कि आप यहाँ पे सम एश्योर्ड पे कर दोगे, नहीं। पॉलिसी आपकी 5 साल बाद खत्म होनी है, तो यहाँ पे सम एश्योर्ड तो पे होना नहीं है। तो आपको चाहिए कि अगर पॉलिसी होल्डर इस साल के एंड पे जिंदा बचेगा तो आपको उस ईयर के एंड पे, इस ईयर के एंड पे टाइम 25 पे रिजर्व रखना था। तो इतना पैसा आपको चाहिए था। तो दिस इज योर डेथ स्ट्रेन एट रिस्क। डेथ स्ट्रेन रिस्क क्या आ गया, -25V।
एक्सपेक्टेड डेथ स्ट्रेन क्या होता है आपका? डेथ स्ट्रेन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स। तो इस साल के स्टार्टिंग में 317 लोग जिंदा थे, तो इस साल में कितनों की डेथ होगी, आप क्या करोगे? 317 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपकी यहाँ पे एज बनती है, दैट इज 30 आपकी एज थी, 54 है ना, Q54। दिस विल बी योर एक्सपेक्टेड डेथ स्ट्रेन। एक्चुअल डेथ स्ट्रेन क्या होता है? DSAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स। एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई है आपकी? 2 हुई है। तो मोर्टेलिटी प्रॉफिट क्या होता है आपका? EDS माइनस ADS। राइट। देखते हैं इसमें प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था, फिर आपसे कमेंट करने को बोला हुआ है क्यों हो रहा था, है ना। तो इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 26780। तो उसमें हमें ये पूछा हुआ है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उस पर कमेंट करना है। तो बहुत सिंपल है। देखो, प्योर एंडाउमेंट हो, एन्युटी हो, उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी की डेथ होती है तो उस टाइम में जो रिजर्व होते हैं वो रिलीज होते हैं आपके। राइट, जो अमाउंट आपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था वो रिलीज होता है, बिकॉज अब उस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं, पॉलिसी खत्म हुई और आपको समय शॉर्ट पे नहीं करना है। तो अगर एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, प्योर एंडाउमेंट हो, तो उस केस में अगर ऐसा है कि आपको लग रहा था कि 2 लोग मरेंगे और मर गए 4 लोग, है ना, तो जितने ज्यादा पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी एज कंपनी, उतना आपके लिए फायदा है, बिकॉज उतनों को पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ रही है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इस साल हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1.2604 इतनी डेथ होंगी, बट डेथ जो आपकी हुई एक्चुअल वो हुई 2 से ज्यादा। तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा डेथ हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक प्योर एंडाउमेंट। तो इसलिए क्या हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसी को आप वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो। दिस इज वेल आंसर्ड क्वेश्चन, बिकॉज मैंने कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपका। 10th पे आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। 10th क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम कंपीटिंग रिस्क। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं आपके कि मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल आपको क्या है, कुछ वैल्यू चेंज हो गई है, कुछ फोर्स चेंज हो गया आपका, कुछ प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है, उसके बेसिस पर क्या है आपको टेबल रिक्रिएट करनी है। यहाँ पर क्या है, आपको एक ही एज दी हुई है जिसके लिए आपको टेबल रिक्रिएट करनी है, वरना पास में क्या 2-2 रोज 3-3 रोज के भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद भी दिस वाज अमंग द पुअरली आंसर्ड क्वेश्चन, आई हैव नो आइडिया व्हाई। तो ये बोल रहा है टेबल बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल, जिसमें क्या है जो यूज करते हैं हम डेथ और विड्रॉल के लिए फॉर अ लार्ज कंपनी इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। नो डेक्रीमेंट्स अकर अदर देन बाय डेथ और विड्रॉल। तो या तो किसी की डेथ होगी या विड्रॉल होगा, उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ेगा। तो बोला रिसेंट एक्सपीरियंस ने ये एस्टिमेट बताया है कि the annual independent force of mortality for employees is now 60% of that implied by the QX rates in the ELT15 females table। ठीक है। अब नाउ आई कैन सी कि क्यों किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, लैंग्वेज कैन बी बिट कंफ्यूजिंग है। राइट, बोले जो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी है वो 60% है किसकी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर अगर थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो किसी को ये लगेगा कि यहां पे लिखा हुआ है कि जो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी है वो है 60% ऑफ QX ELT15 फीमेल, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है ना। एक्चुअली क्या है, वो बोल रहा है कि इज नाउ 60% ऑफ दैट इंप्लाइड बाय QX, इज इंप्लाइड बाय QX। बोला कि 60% है किसकी, उस फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी की जो ELT15 फीमेल का QX इंप्लाई करता है। मैं आपको याद दिलाता हूं भाई, म्यूएक्स आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको क्यू दिया हुआ है तो म्यूएक्स आप निकालते हो कैसे, -log(1 - QX) ऐसे निकालते हो। तो बोल रहा है कि जो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी जो ELT15 की टेबल इंप्लाई करती है उसके QX को यूज करके, हमारा जो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी है वो इसका 60% है ना, वो इसका 60% है। तो जैसे मुझे 47 के लिए चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि 47 की जो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी है, मैं स्टार यूज कर रहा हूं नए वाले फोर्सेस के लिए। राइट, तो वो क्या है, 60% ऑफ फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी जो ELT15 का QX इंप्लाई करता है। राइट, और वो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे
log of 1 minus Q47 of ELT15 फीमेल, राइट। तो यहां पर सबसे पहले आपकी गलती हो सकती है, सो दिस इज द केस, राइट। तो यहां से क्या है, आपको 47 एज का नया फोर्स ऑफ डेथ मिल जाएगा। एक चीज आपको चाहिए थी, तो ये आपको मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले पार्ट में आप अगर देखोगे तो ये पूछता है, कैलकुलेट शोइंग ऑल द वर्किंग द रिवाइज इंडिपेंडेंट फोर्सेज ऑफ मोर्टेलिटी एंड विड्रॉल इज टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एज 47। हमें 47 की एज के लिए नया फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड नया फोर्स ऑफ विड्रॉल फाइंड करना है। तो जो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी मतलब जो डेथ का आपका फोर्स है वो तुमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं इसके लिए विड्रॉल के लिए। तो विड्रॉल के लिए देखो क्या बताया कि क्या चेंज आया, द एनुअल इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ विड्रॉल, एनुअल इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी मतलब क्यू की बात कर रहा है, of withdrawal for now employees is now 250%, is now 250% of that used to construct the above table। बोल रहा है ऊपर वाली टेबल बनाने में जो भी क्यूएक्स यूज किया गया था, ठीक है, उसका 250% अब हो गया है आपका विड्रॉल लेना, मतलब 250% ज्यादा चांसेस हैं अब विड्रॉल लेने के एज कम्पेयर टू जो हमें ऊपर जो हमने क्यूएक्स यूज किया था, राइट। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कहीं नहीं बोला हुआ कि क्यूएक्स जो हमें लिया गया था वो ईएलटी 15 से लिया गया था, है ना। तो आपको ये नहीं कि क्यूएक्स आप सीधे ईएलटी 15 से पिक कर लोगे। तो हमें क्या बोल रहा है कि 47 एज का जो नया विड्रॉल है वो क्या है, 250% मतलब 2.5 ऑफ Q57 विड्रॉल जो इस टेबल के लिए यूज हुआ था। अब आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है ताकि आप ये फाइंड कर सको। जब ये आपके पास आ जाएगा तो इससे फिर आप म्यू फाइंड कर पाओगे, राइट। तो दिस विल बी अ लेंथी कैलकुलेशन, बट बेसिक में आपको क्या है, पहले जो मैथ है वो क्लियर होना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है और जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उससे हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है इस चीज को फाइंड करने के बारे में। अब इस चीज को फाइंड करने के लिए मैंने कहा Q47 विड्रॉल। अब इसको मैं म्यू के टर्म्स में लिख सकता हूँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस म्यू 47 विड्रॉल। ये कौन सा म्यू है विड्रॉल का, जो ऑलरेडी टेबल में चलता आ रहा है। अब इस म्यू को क्या गिवन टेबल की इंफॉर्मेशन के मैं फाइंड कर सकता हूँ। जो आपके पास इक्वेशन आपको पता है कि हम म्यू कैसे फाइंड करते हैं, सीधे फॉर्मूला है इसका, क्या होगा, AQ47W डिवाइडेड बाय AQ47 माइनस लॉग ऑफ AP47। ऊपर क्या है, डेथ की डिपेंडेंट आपकी प्रोबेबिलिटी सॉरी विड्रॉल की, और नीचे क्या है, टोटल एक्टिव स्टेट को लीव करने की टोटल प्रोबेबिलिटी। अब दोनों में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन टेबल में गिवन है वो एडी की फॉर्म में गिवन है, नंबर के टर्म में गिवन है। तो एडी बाई एल क्या होता है आपका, ए क्यू बनता है। तो ऊपर क्या है, अगर मैं इन दोनों को एडी बाई एल लिख सकता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर तो दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे, बट डिनोमिनेटर में एल ही आएगा तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, AL47। तो आपके पास खाली बचेगा क्या, AD47, और देखो डिनोम AD47 विड्रॉल, और नीचे क्या बचेगा आपका AD47। AD47 का मतलब क्या है कि 47 से 48 के बीच में कितने लोगों ने एक्टिव स्टेट छोड़ दी, और कितने लोगों ने एक्टिव स्टेट छोड़ी, चाहे विड्रॉल हो चाहे डेथ हो, टोटल कितने लोग थे। तो वो कितने होंगे आपके भाई, कितने लोग ने विड्रॉल लिया प्लस कितने लोगों की डेथ हुई है, उन दोनों का आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एक्टिव स्टेट लिविंग मिल जाएगा, माइनस लॉग ऑफ AP47। AP47 चलो पहले लिख ही लेते हैं। अब इसकी वैल्यूज के टेबल में दी हुई है, AD47W कितना है आपका 1500, और नीचे क्या लिखा हुआ 390, 1500, 1500 प्लस 390 माइनस लॉग AP47 का मतलब क्या है, AP47 का मतलब 47 से 48 के बीच में एक्टिव रहो। तो 47 की एज में एक्टिव थे 50,000, 48 पे कितने लोग एक्टिव रहे होंगे, आप बोलोगे 50,000 जो एक्टिव थे उसमें से 390 की डेथ हो गई, 1500 ने विड्रॉल ले लिया, तो बच्चे कुछ लोग इतने एक्टिव होंगे, डिवाइड करोगे तो आपको AP47 मिल जाएगा। इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको क्या है, μ47W मिल गया। जब μ47W मिल गया तो आपको पुराना वाला Q47W मिल गया, है ना। जब Q47W मिल गया तो आपको नया वाला Q47W मिल गया, मतलब Q47W स्टार मिल गया। और आपको चाहिए क्या था, μ47W स्टार। आपको चाहिए क्या था, μ47W स्टार। तो μ47W स्टार क्या हो जाता था,
माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस Q47 W स्टार। तो 47 एज का आपका नया फोर्स ऑफ विड्रॉल आपको मिल गया है और नया फोर्स ऑफ डेथ भी आपको मिल गया है। फर्स्ट पार्ट में तो ये पूछा था। सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है कि आपको ये डेक्रीमेंट टेबल नई बनानी है। तो नई कैसे बनाते थे हम? कि भाई नए फोर्सेस मिल गए हैं, तो उन फोर्सेस को यूज करके हम क्या करेंगे, नई डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अब फिर हम सीधे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर नई डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ फाइंड करना है, तो वो क्या होगा? मेरे पास फोर्सेस हैं, तो म्यू 47 D स्टार डिवाइडेड बाय म्यू 47 D स्टार मल्टीप्लाइड बाय म्यू 47 W स्टार 1 माइनस e टू द पावर माइनस म्यू 47 D स्टार प्लस म्यू 47 W स्टार। ये हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली क्या है, 47 का विड्रॉल, इसकी डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हो। तो जब आपने फाइंड कर ली है, तो उनको यूज करके क्या है, नई डेसिमल टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आपको थर्ड पार्ट में बोल रहा है आइडेंटिफाई एनी कंसर्न्स विद द यूज ऑफ दिस रिवाइज मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल टू मॉडल द फ्यूचर डेथ्स एंड विड्रॉल ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो जो रिवाइज टेबल आपने बनाई है, इसमें कुछ कंसर्न है, अगर आपको फ्यूचर चीजें अगर आपको एस्टिमेट करनी है तो बोल रहे हैं कि द पॉपुलेशन इन द फ्यूचर में बी डिफरेंट टू द पास्ट पॉपुलेशन और द एनालिसिस वाज कंडक्टेड। तो ये तो होता ही है कि अभी तक जिस तरह का जो पॉपुलेशन को हम पास्ट डेटा में ऑब्जर्व करके जो भी उन्हें वैल्यूज निकालनी है, तो फ्यूचर पॉपुलेशन हो वो क्या है, उससे डिफरेंट हो। नो अलाउंस इज मेड फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स इन मोर्टेलिटी और कंपनी इनिशिएटिव दैट में रिड्यूस विड्रॉल्स। बोले फ्यूचर में सपोज अगर हेल्थ अच्छी होती है, इंप्रूवमेंट अगर अच्छी होती है, और आप देख रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि 250% जो कंपनी से विड्रॉल रेट है वो बढ़ गया है, मतलब देयर इज अ रीजन कि लोग कंपनी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो कंपनी मस्ट थिंक अबाउट कि ऐसा क्यों है, विड्रॉल रेट इतना क्यों बढ़ गया, क्या कंपनी की पॉलिसी से लोग परेशान हो रहे हैं या क्या हो रहा है। तो उस चीज पर क्या कंपनी को फ्यूचर में इंप्रूवमेंट्स देने चाहिए, कंपनी को इनिशिएटिव लाने चाहिए जिससे क्या विड्रॉल थोड़े कम हो सके, बट उस चीज को कहीं पर भी ध्यान नहीं रखा गया है। देयर मे बी ग्रुप इवेंट्स सच एज वर्क प्लेस फायर आउटब्रेक ऑफ कोविड विच में अकर इन फ्यूचर बट डिड नॉट अकर इन द इन्वेस्टिगेशन पीरियड। अब कोविड का आपका बहुत फ्रीक्वेंट एग्जांपल है कि नो वन हैज एंटिसिपेटेड दिस। तो जब इससे आया है तो विड्रॉल भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं। दूसरा क्या है, डेथ और कोई भी एक ऐसी क्लैमिटी जैसे वर्क प्लेस फायर हो गई आपकी, या कुछ भी ऐसा कुछ इशू हुआ है जिससे क्या एक साथ आपको मल्टीपल डेथ्स देखने को भी मिल सकती हैं। तो उसका भी कहीं पर कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया हुआ है। हो सकता है हमारे एस्टिमेट क्या हो एक्यूरेट ना हो, हमारी अजम्पशन क्या हो उतनी वैलिड ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उनमें से कुछ भी आप कंसर्न करके आप लिख सकते हैं। राइट? ओके। 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर का। दिस फ्रॉम प्राइसिंग एंड रिजर्विंग सेक्शन, और ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो आपसे बोल रहा है क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूज अ 15 ईयर विद प्रॉफिट एंडाउमेंट एश्योरेंस पॉलिसी टू अ लाइफ एज्ड 50 एग्जैक्ट प्रीमियम्स आर पेएबल मंथली इन एडवांस, सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। फॉर 15 years or until earlier death the sum assured is payable at the end of year of death or at the end of the term if earlier. Will it demonstrate that the basic sum assured a policyholder can purchase for a premium of 500 per month is approximately 93,000 to the nearest thousand? तो बोला सम एश्योर्ड आपको ये दिखाना है कि अगर 500 पर मंथ की अगर प्रीमियम होगा, तो सम एश्योर्ड जो है अप्रोक्सीमेटली वो किसके बराबर होगा, 93,000 के बराबर होगा। आपको नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड ऑफ करना है अपना आंसर। तो प्राइसिंग बेसिस आपको दी हुई है, मोर्टेलिटी आपको बताया हुआ है, इंटरेस्ट आपको बताया हुआ है, रिवर्जनरी बोनस कंपाउंड हो रहा है और हर साल के एंड पे वेस्ट हो रहा है। इनिशियल एक्सपेंस 60%, रिन्यूअल एक्सपेंस अभी 4% ऑफ द एनुअल प्रीमियम incurred annually from the start of the second year onwards। तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। राइट? तो ईपीवी ऑफ प्रीमियम लिखते हैं सबसे पहले। ईपीवी ऑफ प्रीमियम क्या होगा, 500 का मंथली प्रीमियम है, पूरे साल का प्रीमियम ये हो गया। एड यू 50 एज के पर्सन ने पॉलिसी परचेज की है 15 साल तक, एट द रेट कितना इंटरेस्ट है आपका, 6%। राइट? अब ईपीवी ऑफ बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले जो इनिशियल एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 60% ऑफ एनुअल प्रीमियम, और रिन्यूअल एक्सपेंस है 4% ऑफ एनुअल प्रीमियम, जो आपका सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है बेसिकली ना, जो आपका सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। पर हम क्या करते हैं, इसको पहले से ही हम इसको फर्स्ट ईयर में हम काटना शुरू कर लेते हैं, या बोलो तो सेकंड ईयर से भी हम माइनस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा अपने का 60% ऑफ
एनुअल प्रीमियम, वो ये रहा। उसके बाद आप देखोगे कि 4% ऑफ द एनुअल प्रीमियम इंकर्ड एनुअली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, कि 4% जो आपका एनुअल प्रीमियम है उसका खर्चा आपका हर साल होता रहेगा। तो 4% यह काम करते हैं, इसको टाइम जीरो में एडजस्ट करके टाइम जीरो से स्टार्ट करा देते हैं। तो मैंने कहा 4% ऑफ 6,000, यहां से आपने कम कर दिया, प्लस ये आपने टाइम जीरो से ही स्टार्ट करा दिया। ठीक है, ये आपका खर्चा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद बोनस 1.9231% आपके हर साल के एंड पे वेस्ट होते, तो इसका एक्सप्रेशन आपको सीधे सीधे पता है कितना आपका क्या होता है। सम एश्योर्ड आपको एस पता है ना। तो एंडाउमेंट एश्योरेंस आप क्या करते हो कि जो टर्म एश्योरेंस है A51.5, उसमें तो बोनस से आप डिवाइड हो जाता है, प्लस जो एंडाउमेंट है, तो जो प्योर एंडाउमेंट है उसमें कोई भी बोनस से डिवाइड नहीं होता है। पर इंटरेस्ट जो इनमें हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, जे। बाकी सब में तो 6% रहेगा आपका, पर इसमें इंटरेस्ट क्या होगा आपका, जे, जो हम अलग से निकालते हैं। अब आपको पता है कि ये बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है 6% और 1.019231 का, तो इससे जे हमेशा क्या आता है आपका, 4% आता है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे 4% पे, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ईपीवी ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू ईपीवी ऑफ बेनिफिट प्लस एक्सपेंसेस, तो देखते हैं आपका सम एश्योर्ड कितना आएगा। जो सम एश्योर्ड है 93199, ठीक है, ये आएगा आपका 93199। और नियरेस्ट थाउजेंड में जब आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा, 93,000, जो आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बोल रहा है assume that the policy holder purchased a basic sum assured of 93,000 with the premium of 500 per month। सपोज किसी ने पॉलिसी परचेज कर ली जिसमें बेसिक सम assured कितना था, 93,000। demonstrate that the annual effective rate of return that a policy holder will earn on this contract if they survive to the end of 15 years is at least 0.4%। now यहाँ पर एक बहुत जो कॉमन कंफ्यूजन है, जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स ने की है, वो क्या किया है कि अभी तक उनको लग रहा है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट चल रहा है तो सब कुछ क्या है आपका, आपकी टेम्पररी एन्युटी और जो कंटिजेंट एन्युटी आपकी वो वाली चलेंगी। बट यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि इफ दे सर्वाइव टू द एंड ऑफ 15 ईयर्स। क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर मान लो कि वो 15 साल सर्वाइव कर जाते हैं, तो आपको ये नहीं करके चलना है कि 15 साल सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, आप एड्यू एक्सन लगा रहे हो उसके लिए, नहीं। या आप एस ड्यू एक्सन लगा रहे हो, एस एक्सन लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, नहीं। इसमें तो क्या प्रोबेबिलिटी है ना कि हर साल जिंदा बचे, उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते रहते हो, नहीं। वो बोल रहा है कि 15 साल तक जिंदा बचता है मान लो, तो आपको ये दिखाना है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट जो भी उसने की है, जो वो प्रीमियम पे करता आया है, उससे कम से कम उसको 0.434% पर एनम का तो रिटर्न मिला ही होगा। ये कम से कम है, एटलीस्ट है कि इतना परसेंट तो उसको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, आपको ये दिखाना है। तो आप सिंपल से ये देखो कि भाई हर महीने 500 रुपए जमा कर रहा है वो, तो पूरे साल के 6,000 मंथली जमा कर रहा है, तो 15 साल के बाद उसकी एवी क्या होगी, एक काम करते हैं 0.434% पे निकाल लेते हैं, है ना। वैसे सिंपल सी बात क्या है, आपको बेसिकली ये देखना है कि मैंने कहा एटलीस्ट कितना मिलेगा। तो देखो, वैसे तो सम एश्योर्ड में क्या बोनस मिलने वाला है आपको, बट आपको वर्स्ट केस लेके चलना है। आपने कहा एटलीस्ट मुझे इतना तो चाहिए चाहिए, तो आपको पता है कि कम से कम 15 साल अगर जिंदा बचा है तो प्योर जो प्योर एंडाउमेंट का फीचर है वो किक इन होगा, और आपको क्या सम एश्योर्ड मिलेगा। तो मैंने कहा बोनस का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको भूल जाओ, एटलीस्ट जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो उतना तो कम से कम मुझे मिलेगा ना। तो वर्स्ट केस लेके चल रहे हो अपने एटलीस्ट कंसिडर करने के लिए। तो आपको ऐसे ये करना है, 93,000 इज इक्वल टू 6,000 एस ड्यू 15/12 @ i, और आपको आई देखना है। तो दिस आई विल बी अ वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। पर ऐसा करने से बेटर है कि काम करते जो 0.43% है, जो हमें शो करना है कि कम से कम इतना तो हो गई, तो उसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,000 एस ड्यू 15/12 0.434%। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आया। तो वो आया आपका 93 था, अप्रोक्सीमेटली 93,000 ओनली। तो हमें देखें कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में, मतलब सबसे लीस्ट जो मुझे चाहिए 0.43%, तो 0.43% पे जब मैं लेके चल रहा हूँ तो कम से कम उसकी वैल्यू क्या 93,000 बन रही है। और इतना तो क्या मेरा बेसिक सम एश्योर्ड है ही, तो वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है। अगर बेसिक सम एश्योर्ड इससे कम होता तो मैं बोलता कि हाँ, कि मुझे मिनिमम 0.434% चाहिए था, उसके हिसाब से कम 93 मिलना चाहिए था। बट मेरा सम एश्योर्ड लेट्स से 80,000 का ही है, तो मुझे क्या है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई गारंटी है कि मैं इतना भी कम से कम कमा पाऊंगा।
तो जितना कम से कम मुझे चाहिए 0.434% अर्न करने के लिए, उतना तो मेरा बेसिक सम एश्योर्ड है ही। तो फर्स्ट के सिनेरियो में कि कोई बोनस नहीं मिलेगा, तब भी मैं 0.434% तो अर्न करूंगा ही करूंगा। उसके बाद बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट में बी अट्रैक्टिव टू पॉलिसी होल्डर्स इन स्पाइट ऑफ द लो लेवल ऑफ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न गिवन इन द पार्ट 2। बोल रहा है कि आप ये बताओ कि जब ऊपर वाले पार्टनर ने ये देखा कि जो मिनिमम आपको इतना मिलेगा वो नंबर इतना छोटा है, उसके बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है पॉलिसी होल्डर्स को क्यों अट्रैक्ट कर सकता है? वो इसलिए अट्रैक्ट कर सकता है बिकॉज हमने वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं 0.434%। दूसरा क्या है, ये पॉलिसी होल्डर आपकी जो पॉलिसी है वो विद प्रॉफिट पॉलिसी है, तो उसमें क्या बोनस का तो क्लॉज है ही आपका, तो बोनस डिक्लेयर होंगे, हो सकते हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि विद प्रॉफिट है तो होगी आपकी। तो जो आपको एक्चुअली जो मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा वो 93,000 से तो ज्यादा ही मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा तो बेसिकली क्या होगा, दिस विल गिव यू हायर रिटर्न। साथ ही साथ क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट आप नहीं देखोगे, आपको क्या 15 साल का डेथ कवर भी तो मिल रहा है, जो अगर आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को आपको सिक्योर कर सकता है। हो सकता है कि ये जो पॉलिसी वो परचेस कर रहा है वो ऑब्लिगेटरी है, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी जगह उन्होंने लोन लिया है, अपना हाउस लोन लिया है, सपोज गुड़गांव में कोई बड़ा फ्लोर ले लिया है, राइट, तो उसके लिए क्या वो पॉलिसी परचेस करनी पड़ती ताकि मॉर्गेज क्या है वो चीज सिक्योर हो सके। तो कुछ भी हो सकता है ना, तो देर आर डिफरेंट फीचर्स कि वो पॉलिसी होल्डर क्यों ये पॉलिसी परचेस करना चाहेगा। During each of the last part, during each of the first 5 years of the contract, the office declared compound reversionary bonuses of 5% per annum। बोला शुरू के 5 साल में उसने क्या किया है कि ऑफिस ने 5% पर एनम के हिसाब से बोनस डिक्लेयर किए हैं मतलब सम एश्योर्ड ऑलरेडी 5% हर साल से 5 साल के लिए बढ़ चुका है, तो ऑलरेडी जो सम एश्योर्ड है आपका वो बढ़ के कितना बन चुका होगा, 93,000 इंटू 1.05 की पावर 5, इतना तो ऑलरेडी बढ़ के बन चुका है। अब बोल रहा है कि इसके बाद आपको प्रोस्पेक्टिव रिजर्व फाइंड करना है एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो क्या होता है आपका ईपीओ फ्यूचर बेनिफिट प्लस ईपीओ फ्यूचर एक्सपेंसेस माइनस ईपीओ फ्यूचर प्रीमियम। सीधे इक्वेशन ही देख लेते हैं। सम एश्योर्ड तो इतना बढ़ के आपको ऑलरेडी बढ़ ही चुका है, फिफ्थ ईयर के एंड पे आपको क्या करना है, रिजर्व निकालना है। तो क्या होगा ईपीओ फ्यूचर बेनिफिट, तो बस आपको ध्यान ये अब ये रखना है कि सम एश्योर्ड आपको 93,000 नहीं है, अब इतना है, तो 118694, बाकी सब कुछ सेम है। अब उसकी एज कितनी हो गई होगी 55, 10 साल की पॉलिसी बची है, डिवाइडेड बाय 1.019231 एट द रेट 4%, प्लस आपका ए 5510 1 एट द रेट 4%। ये हो गया आपका ईपीओ फ्यूचर बेनिफिट प्लस एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस कंसीडर करना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के एक्सपेंसेस आएंगे, तो पास्ट में जो आपके हुए हैं वो खर्चे, मतलब इनिशियल एक्सपेंस कंसीडर नहीं करना है आपको। तो अब तो क्या हो रहा होगा, सिर्फ 6,000 का 4% हर साल की स्टार्टिंग में अगले 10 साल के लिए। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 4% नहीं 6% है, माइनस 6,000 का एनुअल प्रीमियम मंथली फॉर्म में आपके पास अगले 10 साल तक आता रहेगा, राइट। तो वही सेम इक्वेशन है आपकी, एंड दिस विल गिव यू रिजर्व। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था आपका, मतलब अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो इजीली आपसे हो जाना चाहिए, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन ऑफ CM1A September 2021 examination. Thank you.